50 साल पहले महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में पुलिस थाने में रेप का शिकार हुई आदिवासी महिला मथुरा के अभियुक्तों को अदालत ने इस आधार पर बरी कर दिया था कि मथुरा को सेक्स की आदत थी और उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। 50 साल बाद चंद्रपुर से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर बिहार के अरिया शहर की एक अदालत ने गैंग रेप सर्वाइवर को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मथुरा के मामले में ये कहा गया था कि उसने विरोध या किसी तरह का शोर नहीं किया था, जबकि अरैया गैंग रेप केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि रेप सर्वाइवर ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए बयान पर दस्तखत करने से मना कर दिया और न्यायिक कार्य में बाधा डाली। हालांकि कहा जा सकता है कि मथुरा और अरैया रेप केस अलग अलग मामले थे, पर भले ही बीते 50 सालों में देश काल और परिस्थिति बदली रही हो, कई कानूनी सुधार भी हुए, लेकिन चंद्रपुर से लेकर अरैया तक और 1972 से लेकर 2020 तक रेप के मामलों में अक्सर रेप सर्वाइवर ही सवालों के कटघरे में खड़ी हो। अरैया मामले में सर्वाइवर की मदद कर रही उनकी दो दोस्त भी कटघरे में है। जो लड़की गैंग रेप का शिकार होती है वह जेल नहीं जाती, लेकिन अरैया जिले की जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में 10 जुलाई को यही हुआ था। 6 जुलाई को हुए इस गैंग रेप रिपोर्ट रेप पीड़ित ने अरैया महिला थाना में 7 जुलाई को दर्ज कराई थी। 7 से 8 जुलाई को रेप पीड़ित की मेडिकल जांच हुई, जिसके बाद 10 जुलाई को बयान दर्ज करने के लिए पीड़ित को जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में लाया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में रेप पीड़ित का बयान दर्ज किया गया। रेप पीड़ित का जज द्वारा पढ़ा गया बयान समझ में नहीं आया तो उससे आग्रह की कि बयान की दोस्त और उनके जन जागरण संगठन के कल्याणी बडोला उसे पढ़कर सुनाए। कल्याणी बडोला ने भी रेप पीड़ित का बयान पढ़कर सुनाए जाने की बात, जिसके बाद वहां हालात तल्ख होते चले गए। तकरीबन शाम 5 बजे कल्याणी बडोला, तन्मय निवेदित और रेप पीड़िता को हिरासत में लिया गया और 11 जुलाई को जेल भेज दिया गया। हालांकि 6 दिन बाद 17 जुलाई को रेप पीड़ित को बेल पर छोड़ दिया गया। जन जागरण संगठन शक्ति संगठन की दोनों कार्यकर्ता तन्मय निवेदित और कल्याण बडोला अभी भी हिरासत में है। अरैया कोर्ट में रेप पीड़ित और उनके 2 सहयोगियों पर आईपीसी की धारा 353, 228, 188, 180 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 353 सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के इरादे से उस पर हमला करने या उस पर ताकत का इस्तेमाल करने के मामले लागू होते हैं। इसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 228 न्यायिक कार्यवाही में शामिल सरकारी कर्मचारी का जानबूझकर अपमान या उसके काम में बाधा डालने पर लागू हो और इसमें जुर्माने के साथ ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा हो सकती है। धारा 188 सरकारी कर्मचारी का वैध आदेश न मानने पर लागू होती है और इसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 1 महीने की सजा का प्रावधान है। जब कोई व्यक्ति अपने बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दे और सरकारी कर्मचारी उसके दस्तखत की जरूरत हो तो इन हालात में धारा 180 लागू होती है और इस अपराध में 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। और धारा 120 भी आपराधिक साजिश के मामलों में लागू होती है। अगर साजिश ऐसे अपराध के लिए की गई जिसमें मौत या उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो तो 120 बी के तहत 2 या इससे ज्यादा सालों के लिए सजा हो सकती है। यह गैर जमानती अपराध हो जाता है, लेकिन इसी धारा में ये एक प्रावधान है कि साजिश किसी अन्य किस्म के अपराध के लिए किया गया हो तो यह जमानती अपराध होगा और अभियुक्त को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। यह मामला अब तक अरैया के 2 अदालतों में जा चुका है। तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने के 7 दिन बाद 17 जुलाई को अरैया के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने गैंग रेप पीड़िता को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाते हुए कहा, चूंकि वो कथित गैंग रेप और क्रूर यौन पर हमले का पीड़ित है, उसकी अस्थिर शारीरिक और मानसिक अवस्था को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कथित गैंग रेप की घटना के कारण पीड़िता के दुख और तकलीफ को देखते हुए उसके प्रति उदार रवैया रखा जाना चाहिए। इस कोर्ट की पीड़िता के साथ पूरी हमदर्दी और अदालत ये मानती है कि उसे जेल में रखा जाना वाजिब नहीं है, क्योंकि इससे उसके दुख और तकलीफ में और इजाफा होगा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इस आदेश के से सवाल पैदा होता है कि क्या जज मोहम्मद मुस्तफा शाही को अदालत ने रेप पीड़ित के लिए हमदर्दी नहीं दिखाई? क्या रेप पीड़ित की अस्थिर
शारीरिक और मानसिक अवस्था को नजरअंदाज कर दिया गया? इन सवालों के जवाब फिलहाल शायद कोई देना चाहे, लेकिन अररिया के सीजीएम ने कोर्ट पीड़िता को जमानत देने के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जिन दिशा निर्देशों का हवाला दिया, तो जानना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की यह राय है कि रेप पीड़िता के साथ सहानुभूति और हमदर्दी पर बर्ताव किया जाना चाहिए, क्योंकि वो मानसिक सदमे की स्थिति से गुजर रही होती है। उसे फौरन काउंसलिंग, कानूनी मदद, मेडिकल, सामाजिक और कुछ मामलों में आर्थिक मदद की जरूरत होती है। अररिया गैंगरेप के मामले में पीड़ित कल्याणी और तन्मय के घर काम करती थी और इन्हें करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि ये लोग इसी हमदर्दी के रिश्ते से मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट गए थे। कानून मामलों के जानकार पत्रकार और लेखक मनोज मिट्टा एफआई और बेल ऑर्डर में दी गई वजहों का विरोधाभास देखते हैं। वो कहते हैं कि रेप पीड़िता को उसकी मानसिक स्थिति के आधार पर जमानत दी गई है। इसी मानसिक स्थिति में उसके कथित तौर पर कोर्ट में बुरा बर्ताव किया था। इससे तो एफआईआर की बुनियाद ही हिल गई है, जिसमें दावा किया गया है कि रेप पीड़िता ने अपने दो सहयोगियों के साथ अदालत में खराब माहौल पैदा करने की साजिश की थी। मनोज मिट्टा मानते हैं कि चूंकि सेक्शन 164 के तहत दर्ज किए जाने वाला बयान रेप पीड़ित के हित में होता है और इस लिहाज से एफआईआर आरोपी के पक्ष में कोई पुख्ता दलील देने में नाकाम रही है। अभियुक्तों ने न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने और इसके जरिए पुलिस जांच में दखल देने की साजिश रची थी। भारत में रेप साल 2017 में जो जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर रोज औसतन 90 से अधिक रेप के मामले दर्ज किए जाते हैं। हालांकि इनमें से बहुत से कम रेप पीड़िता अपने साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को सजा दिला पाती हुए देख पाती है। इस बीच हर साल रेप घटनाओं के दर्ज होने का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। निर्भया गैंग रेप के बाद भारत की महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की तरफ सभी का ध्यान जाने लगा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि घटना के बाद बहुत अधिक संख्या में पुलिस के पास रेप के मामले दर्ज किए गए। साल 2012 में जहां रेप के 25,000 से कम मामले रिपोर्ट हुए, तो वही साल 2016 में संख्या बढ़कर 38,000 हो गई। साल 2017 के आंकड़ों के अनुसार उससे पिछले साल रेप के कुल 32,559 मामले पुलिस ने दर्ज। एक तरफ जहां पुलिस के रजिस्टर के रेप के मामलों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं देश की अदालतों में इन सभी मामलों का फैसला करने का काम भी बढ़ रहा है। साल 2017 के अंत तक अदालत में 1,27,800 से अधिक मामले लंबित पड़े थे। उस साल सिर्फ 18,300 मामलों पर ही अदालत फैसला सुना सकी थी। अगर साल 2012 में देखें तो अदालत में 20,660 मामलों का निपटारा किया गया था, जबकि साल के अंत तक 1,13,000 मामले लंबित रह गए थे। अगर अदालतों को न्याय मिलने की दर देखी जाए तो साल 2002 से 2011 के बीच सभी मामलों में ये लगभग 26% तक रही। हालांकि साल 2012 के बाद अदालतों में फैसला मिलने के बाद दर में कुछ सुधार देखने को जरूर मिला, लेकिन इसके बाद साल 2016 में दोबारा गिरकर 25% पर आ गई। साल 2017 में यह दर 32% से कुछ ऊपर रही। जिस तरह से अदालतों में मामला साल दर साल आगे बढ़ते जाते, उससे कई बार पीड़ित और पीड़ितों को धमकाने और लालच देकर बयान बदलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती। यह बात तब और ज्यादा होती है जब किसी मामले में उच्च पद पर बैठे शख्स पर या उनके कारोबारी करीबियों पर आरोप लगे हों। उदाहरण के लिए स्वघोषित धार्मिक गुरु आसाराम बापू को साल 2018 में अपने आश्रम की एक युवती के साथ यौन दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया था। इससे पहले इस मामले में जुड़े कम से कम 9 पीड़ितों पर हमले हो चुके। साल 2018 में ही सरकार ने कहा था कि 1,000 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी, जिससे लंबित पड़े रेप मामलों को जल्दी निपटाया जा सके।